Hi learners, welcome back to the channel Economic Cities. I'm Nida, your educator. Okay, and it's a request if you like the explanation. Okay, please do subscribe the channel for more explanations. Okay, and in the previous videos we have started the chapter number 3 of microeconomics, that is demand. Okay, and we have completed the till the meaning of demand. Now today is very important part, and I must say, okay, because so many questions come from this chapter, and this is part 3, law of demand. Okay, so we are going to study the law of demand here. Okay, so the law of demand is basically what? Okay, law of demand का मतलब होता है कि हमने पढ़ा that is when the prices fall down, when the प्राइस जो है जब आपका कम होगा, डिमांड विल इंक्रीज. ओके, और जब प्राइस आपका किसी कमोडिटी का प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, डिमांड विल फॉल. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि प्राइस जो है क्लॉथ का कम हो गया, ओके, उसका कम हो गया प्राइस, तो जाहिर सी बात है लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड विल इंक्रीज. ओके, और जैसे ही प्राइस किसी क्लॉथ का प्राइस जो है क्लॉथ का इंक्रीज करेगा, बहुत महंगा कपड़ा हो गया, तो लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड भी कम कर देंगे. ओके, so this is called the law of demand. Okay, now we'll study in detail, and it shows an inverse relationship between price and the quantity demanded. Inverse relationship का मतलब क्या है, दोनों चीजों के एरोस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यही है कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस आपका ज्यादा होगा डिमांड कम होगी. दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, एंड हर बार मैं आपको बताती हूँ इसका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, जैसे कि ये डिमांड कर्व का. This is your demand curve, that is D, and D is the demand curve, and this is an inverse relationship. This diagram shows an inverse relationship because here, as the price was 5, then demand was only 1. As the price fall down from 5 to 4, the demand is 2. ओके, तो जैसे जैसे आपका प्राइस कम होता जाएगा, डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी. तो आपको इस तरह के कुछ आपको ग्राफ मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द demand curve, that is downward sloping curve. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा. So now we are going to study. In our daily life, it is normally observed that decrease in price of a commodity leads to increase in its demand. Such behavior of consumers has been formulated as law of demand. Okay, so when the price increases, decrease in price leads to increase in its demand. Okay, and this is known as the law of demand in simple language, layman's language. But when it has been asked in the question, then how are you going to answer? Law of demand states the inverse relationship between किस चीज में दिखा रहा है, price and quantity demanded, keeping other factors constant. इसको हम कहते हैं ceteris paribus. Okay, keeping other factors constant का मतलब क्या है, जो हमने शुरू में पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसमें जो पहला आपका फैक्टर था, दैट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ द गिवन गुड, सॉरी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. हमें सिर्फ इसको ही रखना है याद, बाकी सब जितने भी हैं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये बाकी जितने भी आपके फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द डिमांड थे, वो सब कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट और नो चेंज. Okay, these factors will remain constant, and only we will consider what the first one, that is price of the given commodity. Okay, except this, सब चीजों को हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि इस चीज का प्राइस अगर कम या ज्यादा होगा तो अगर मेरे प्रोडक्ट एक है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, इसका प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी. इसका प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज ऑल्सो. ओके, अगर आपसे पूछा जाए, नाउ लॉ ऑफ डिमांड इज व्हाट, हर चीज के जितने भी लॉज पढ़ेंगे उसके अजम्पशंस भी होते हैं. कुछ चीजें हम कैसे, ये जो है आपका दैट इज डिमांड के क्या होते हैं, आपके ये अजम्पशंस होते हैं. कुछ चीजें हम सोचते हैं, दैट इज कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट और ceteris paribus. This phrase is used to cover the following assumptions on which the law is based.
प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किस में चेंज आएगा, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, ओके, दे आर यूज टुगेदर, ये हमने पढ़ा था, इट विल ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स नो चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम भी सेम रहेगी, सिर्फ चेंज किसमें आएगा, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ओके, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा कि किसी का प्राइस ना कम होगा ना किसी का ज्यादा होगा। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आपके सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जब भी आपसे पूछा जाएगा, व्हाट यू हैव टू डू हियर, you have to give the definition, okay, then these assumptions, then what you will do, you will draw this diagram, okay, ये आप डायग्राम भी बनाएंगे, जो ये आपका बना हुआ है यहाँ पे, that is downward sloping curve, okay, and assumptions के साथ ये डायग्राम बस आप बना देंगे, this will complete the whole process, that is the law of demand, okay। तो law of demand जब भी आएगा तो आप ये वाली definition देंगे, ओके, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड हेडिंग डाली एंड देन दिस डेफिनेशन, देन अजम्पशंस, अजम्पशंस में ये सब आप बता देंगे, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब ये होता है, राइट। देन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। This diagram you will draw graphical representation that as the price increases, demand decreases, and as the price falls, demand increases, okay। So this is the law of demand। कभी भी पूछा जाएगा आप इसको, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, okay, then you're going to get the marks। Now let's see what's there, the other part। Now reasons of law of demand, ये क्या होता है कि आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है ये ऑपरेट कैसे करता है, राइट। लेट्स सी क्यों कैसे ऑपरेट करता है, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, दैट मीन्स ये कैसे ऑपरेट करता है। हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, एज द प्राइस विल राइज डिमांड विल फॉल, ओके, एंड एज द प्राइस विल फॉल डिमांड विल राइज, यही तो बताया हमने लॉ ऑफ डिमांड में। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस क्या रीजन है जिसकी वजह से ये ऑपरेट करता है, ये डिमांड और प्राइस का ये रिलेशनशिप ऐसा चलता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, डिमिनिशिंग का मतलब होता है किसी चीज का डिक्रीज करना, ओके, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, हमने मार्जिनल पढ़ा था ना पीपीसी में। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, सो डिक्रीज इन एडिशनल सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ डिक्रीज इन एडिशनल सेटिस्फैक्शन। जब भी कोई चीज हम कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कंज्यूम करने के लिए दी वन चॉकलेट, ओके, आपने कंज्यूम करी, यू सेटिस्फाई, ओके, यू गेट सेटिस्फैक्शन वाइल कंज्यूमिंग अ चॉकलेट, ओके। फिर मैंने आपको दो चॉकलेट्स दी, फिर मैंने आपको तीन चॉकलेट्स दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5 चॉकलेट्स दे दी और कहा कि इसी टाइम पे आपको खाना है, राइट, या मतलब आपको खाने को भी बोल दिया है। Then what happens here, after consuming 3 or 4 chocolates, आपका satisfaction क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, as you are going to consume additional satisfaction। It means क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट का या कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है विद एवरी एडिशनल यूनिट, ओके। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, okay, law of diminishing marginality states that as we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit will go on decreasing। तो सेटिस्फैक्शन जब डिक्रीज होगा तो हम उसका एक टाइम पे क्या करेंगे, हम कह देंगे नहीं अब हमें इसका कंजम्पशन नहीं करना है, अब मैं और चॉकलेट नहीं खाऊंगी, इट्स ऑलरेडी मोर देन इनफ, ओके। तो ये क्या होता है कि आपके जो ये यूटिलिटी है, दैट इज द सेटिस्फैक्शन, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ओके, विद द इंक्रीज इन एडिशनल यूनिट। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी, डिमांड क्या होता है एक सेटिस्फैक्शन पे भी करती है, जितना आपको सेटिस्फैक्शन किसी प्रोडक्ट को यूज करके मिलेगा उतनी ही उसकी डिमांड होगी। सो इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर, अब अगर मुझे ज्यादा उसमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है देन आई विल पे मोर। As a result, consumers will not be prepared to buy the same price for additional units of the commodity। तो यानी कि जितने प्राइस था उस पे मैं क्या करूंगी, उतना नहीं खरीदूंगी। अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा तब मैं सोचूंगी कि ठीक है मैं इसको ले लेती हूँ, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम दैट थिंग सो मच, ओके। सो द कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स, कौन सी कंडीशन पे कंज्यूमर बाय करेगा मोर यूनिट्स,
व्हेन ओनली द प्राइस विल फॉल, जब प्राइस जो है आपका ये अगर है तो वो नहीं खरीदेगा, जब इसका प्राइस कम हो जाएगा तभी वो डिमांड उसकी करेगा. सो दिस शोज दैट इज as the price decreases the demand increases. Okay, so this is the law of demand, that is why the law of demand operates. Okay, how the law of demand operates, ये इसलिए reasons बता रहे थे. Substitution effect, for example substitution का मतलब क्या है कि कोई भी चीज का एक सब्सटीट्यूट कर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये पेप्सी है एंड कोक, these are two substitute goods, ये एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, we can be used in place of one another. Okay, that is the one commodity. आप देखिए इसकी यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, one commodity in place of another commodity when it becomes relatively cheaper. तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है, ये आपका किसका है प्राइस और डिमांड है, ये पेप्सी का है. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का प्राइस क्या होता है, कम हो जाएगा, और यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा कोक का, कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसलिए दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो इसकी भी डिमांड क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी, पेप्सी की ही डिमांड बढ़ जाएगी. क्यों, बिकॉज द कंज्यूमर्स हु आर टेकिंग कोक, हु आर कंज्यूमिंग कोक, दे विल ऑल्सो स्विच टू पेप्सी, वो भी क्या करेंगे, पेप्सी पे ही आ जाएंगे. क्यों, क्योंकि इसलिए कि इसका पेप्सी का प्राइस कम है, कोक का तो उतना ही प्राइस है, तो जब उनको सेटिस्फैक्शन उतना ही मिल रहा है, सो दे विल स्विच टू पेप्सी ओनली. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एज द प्राइस ऑफ द commodity Pepsi is decreases, the price is decreases, so the demand will also increase for the Pepsi only. Okay, जब हमें पैसा एक कम देना पड़ रहा है एक चीज पे, सेटिस्फैक्शन भी हमें उससे मिल रहा है, so we will switch to the other one. Okay, I hope ये आपको समझ में आया होगा. Please tell me in the comment section. Okay, now the next is what, इसी में आके देखिए क्या लिखा है, when the price of the given commodity falls it becomes relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in the price of the substitute. As a result demand for the given commodity rises. वही सेम चीज मैंने आपको बताया कि अगर पेप्सी है और आपका ये कोक है, और पेप्सी की अगर प्राइस कम हो रही है और कमोडिटी जो कोक है आपकी उसकी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है प्राइस में, सो जो कोक के भी कस्टमर्स होंगे वो पेप्सी की ही तरफ आ जाएंगे, राइट. सो दिस आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, द रीजंस व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड और हाउ द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स. ओके, तो फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज डिमिनिशिंग मींस डिक्रीजिंग, marginal means additional, and utility means satisfaction. Okay, so you are going to just explain this, and these are very 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 important. Okay, now यहाँ पे क्या, फॉर एग्जाम्पल देखिए सभी समझाया गया, इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी से पेप्सी फॉल्स विद नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट इज कोक, देन पेप्सी विल बिकम रिलेटिवली चीपर एंड विल बी सब्स्टिट्यूटिंग फॉर कोक, डिमांड फॉर पेप्सी विल राइज. सेम चीज वही है, मैंने आपको समझा दी है. नाउ इनकम इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इनकम इफेक्ट refers to effect on demand when real income of the consumer change due to a change in the price of the given commodity. अब इसको देखो, ये तुम इस तरह समझ लो. फॉर एग्जाम्पल इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है आपका, कि चेंज इन द परचेजिंग पावर. ओके, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर को हम स्टडी करते हैं. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द रियल इनकम. तो जहां पे भी मैं रियल इनकम की बात करूं, इट मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमें क्या देखना है इनकम इफेक्ट में, कि इनकम तो सपोज मेरी जो है उतनी ही रहती है, ठीक है, इनकम सपोज मेरी 2000 है, ठीक है, और क्या है, मुझे सामान जो खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 2000 में खरीदती थी सामान, फॉर एग्जाम्पल आई स्पेंड 100 रुपीज एंड 10 गुड्स मुझे मिलते थे उसमें, ठीक है. लेकिन अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम इतनी थी, बस एक नॉर्मल मैंने बता रही हूँ एग्जाम्पल, इनकम मेरी इतनी है, ठीक है, मैं स्पेंड जो करती हूँ वो 100 रुपए स्पेंड करती थी और मुझे 10 गुड मिल जाते थे उसमें, ठीक है. अब क्या हो गया कि स्टिल स्पेंड, उसके क्या हुए, गुड्स के प्राइस सपोज कम हो गए, ठीक है. तो अब क्या हो गया, 100 रुपए तो मैं स्पेंड करती हूँ बट आई एम गेटिंग 20 गुड्स ऑफ दैट. तो इसका क्या है, स्पेंड तो मैं उतना ही कर रही हूँ, 100 रुपए पहले भी करती, 100 रुपए अब भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्या हो गया, उसके प्राइस जब कम हुए उस कमोडिटी के, तो क्या हो गया, मुझे गुड्स आपको ज्यादा मिलने लगे, राइट. किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है ना, तो क्या होता है, हम स्पेंड तो उतना ही करते लेकिन 100 रुपए में मुझे ज्यादा जो है गुड्स मिलने लगे. तो दैट इज नोन एज द रियल इनकम, दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड. ये जो परचेजिंग पावर है ना, कमोडिटी का प्राइस कम हो गया,
प्राइस तो कम हो गया लेकिन वो स्पेंड उतना ही कर रहा है, लेकिन उसकी क्या परचेजिंग पावर उसकी बढ़ गई, क्योंकि इसलिए वो कमोडिटी उतनी ही ज्यादा खरीदने लगा उन्हीं पैसों में। ठीक है, सो इनकम इफेक्ट रिफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। यानी कि जो ये आपकी रियल इनकम है, इसी को हम कहते हैं रियल इनकम ना, परचेजिंग पावर जो आपकी है वो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स। अब देखो, जो गिवन कमोडिटी थी, हमने कहा कि ये कमोडिटी फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स थी, ठीक है, its price fall, it increases the purchasing power of the real income of the consumer. Now he can have more of the same commodity but spending less in same amount of income, okay, not less, same amount of income। इनकम उसने 100 रुपए से 100 रुपए ही रखी, उतने ही वो कर रहा है, लेकिन उसका क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ गया है, क्योंकि दाम जो है किसकी चीज के, आपके जो प्राइस है वो कमोडिटी का सस्ता हो गया। एज अ रिजल्ट ही कैन परचेज मोर ऑफ द गिवन कमोडिटी विद द सेम मनी, दैट इज द रियल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ईशा बाइज 4 chocolates at the rate 10 each with her pocket money of 40। इफ द प्राइस ऑफ द चॉकलेट फॉल्स ना, यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ द चॉकलेट्स फॉल्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, सेम मनी इनकम, यानी कि उसकी जो सेम मनी इनकम थी 40 थी, उसमें से वो क्या करेगी, वो 5 ले सकती है। ओके, सो दिस इज नोन एज द इनकम इफेक्ट। यहाँ पे परचेजिंग पावर आपकी इंक्रीज कर जाएगी विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। ना एडिशनल कस्टमर्स, एडिशनल कस्टमर्स में क्या होता है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है दैट एज द प्राइस डिक्रीजेस, as the price of a commodity decreases its demand increases। how? क्योंकि उसमें क्या होता है, एडिशनल कस्टमर्स आपके जुड़ जाते हैं। एडिशनल का मतलब ही हो गया एडिशनल कस्टमर्स अट्रैक्ट। ओके, so when the price of commodity falls, it attracts more customers because it sometimes happen कि अगर मान लीजिए मेरे बजट में नहीं है कि मैं माइक्रोवेव ले पाऊँ, ठीक है, बट जैसे ही उसका प्राइस कम होगा तो हो सकता है वो मैं 5-6 हजार की वजह से अपने बजट में मेरे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ तो मैंने देखा अरे भाई इसका तो प्राइस कम हो गया है, अब मैं ले सकती हूँ माइक्रोवेव। सो लाइक दिस द एडिशनल कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड, and because of that the demand will increase because the price has decreased। okay, so when the price of a commodity falls, जब price कम होता है, many new consumers were not who were not in a position to buy it earlier due to its high price start purchasing it। In addition, new customers, old customers of the commodity start demanding more due to its reduced price। ठीक है, तो दोनों तरह के कस्टमर्स और उस चीजों को खरीदने के लिए डिमांड करने लगेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड विल इंक्रीज एज द प्राइस डिक्रीजेस। तो यही आपका लॉ ऑफ डिमांड है कि जैसे ही प्राइस कम होता है डिमांड आपकी बढ़ जाती है, राइट। देन डिफरेंट यूजेस, सो हियर डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है, कोई भी एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मिल्क लिया है, मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी, बट आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ मिल्क। तो मिल्क से आप क्या बनाते हो, बटर, घी, कर्ड and paneer। So many things are made from this milk, one product, single product। अगर इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब प्राइस इतना ज्यादा है तो लोग इतना थोड़ी ना उसको यूज करेंगे, उसको सिर्फ जो आपके मेन यूज होते हैं, स्पेशल या इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, उसी में आप इसको यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल टी या कॉफी के लिए ही यूज करोगे। ओके, एंड एज द प्राइस डिक्रीजेस, जैसे ही उसका प्राइस जो है डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपर्पज यूजेस के लिए इसको ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क ज्यादा प्रोडक्ट उसके डिमांड करेंगे ताकि हम घर में बटर भी बना ले, कर्ड भी बना ले, घी बना ले, पनीर बना ले। सो डिपेंडिंग ऑन द थिंग, अगेन द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज एज द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसमें, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो वट एवर द बुक यू आर हैविंग विद यू, ओके, तो आप उससे भी इसको रीड करिएगा, यही आपको जो है एक्सप्लेनेशन उसमें भी मिलेगा। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू हैव द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, सो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं जो बचा है। When the price of such goods says milk increases, its uses gets restricted। तो जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा मिल्क का, हम उसका रिस्ट्रिक्शन कम कर देंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट यूज में यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग एंड डिमांड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस लाइक चीज, बटर और इस सब चीजों में हम नहीं यूज करेंगे, गेट्स रिड्यूस्ड। हाउएवर व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी डिक्रीजेस, द कमोडिटी इज पुट टू ऑल इट्स यूजेस। जैसे ही उसका प्राइस कम हो जाएगा हम उसको बाकी चीजों में यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ना एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, देखो एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि ये आपकी कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे ये आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है।
ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है व्हेन प्राइस इज हाई, डिमांड is less, and as the prices goes down, demand is more. Sometimes it happens this thing does not work or does not operate. Okay, ये लॉ आपका यहाँ पे फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? देख लेते हैं उसके एक्सेप्शन। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी सिंगल लाइन में भी आपको इसको मतलब अलग अलग से आपको पूछा जाता है। ओके, ना गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम and the demand rises with an increase in price and demand falls with the decrease in price. तो डिफरेंट आप गिवन गुड का सिंपल आप इसको ये समझ लिए कि जो सस्ते वाले गुड्स होते हैं या चीप गुड्स होते हैं उनकी डिमांड जैसे ही हाई होगी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस। ओके, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द गिवन पैराडॉक्स। अब इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री इंडिया में प्राइस ऑफ द कोर सीरियल्स, ओके, जो सस्ते आपके सीरियल्स होते हैं जो पुअर पीपल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्वार एंड बाजरा फॉल्स। ओके, इनका प्राइस क्या क्या फॉल कर गया कोर्स गेन का। ओके, द कंज्यूमर्स हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड लेस ऑन देम एंड शिफ्ट ऑन टू द सुपीरियर सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस। ओके, तो जैसे ही इनका प्राइस फॉल किया तो क्या करेंगे? हम स्विच कर जाएंगे किस पे? जो हमें और अच्छे वाले मिल रहे थे। ओके, यहाँ पे क्या हमें लार्ज अमाउंट कर रहे हैं स्विच। ठीक है, ज्वार एंड बाजरा का जैसे ही प्राइस ऑफ द कोर सीरियल्स हमारा फॉल हुआ, द कंज्यूमर्स हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड लेस ऑन देम। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? पैसे हम कम खर्च कर रहे हैं, अपनी सैलरी हम उसमें से इनकम कम खर्च कर रहे हैं, इससे उसके प्राइस कम हो गए। सो वी विल शिफ्ट ओवर टू द सुपीरियर ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस। दिस फिनोमिना popularly known as Giffen paradox was first observed by Sir Robert Giffen. Okay, so some more things are also left, exceptions अभी और भी हैं इसमें। अभी तो ये खाली आपने पढ़ा गिवन गुड्स। ओके, नाउ सम मोर हियर आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। ओके, नाउ हियर कम्स हियर स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल का मतलब क्या है? कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। मैं फिर से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लिख के देती हूँ कि डिमांड का क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड। मैंने सिंपल में लिख दिया एल, लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? प्राइसेस फॉल्स, डिमांड इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइसेस राइज, डिमांड डिक्रीजेस। यही इसका लॉ है ना, पूरे में हमने यही पढ़ा है। लेकिन ये ऑपरेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? एक तो जब आपका क्या हो जाएगा इसमें गिवन गुड्स पे ये आपका जो लॉ है ये ऑपरेट नहीं करता है, फेल हो जाता है। स्टेटस सिंबल, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है तब भी हम खरीदेंगे, इससे कोई यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल डायमंड्स हैं, डायमंड्स पे भी वर्क नहीं करेगा। तो जितने भी आपके स्टेटस सिंबल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वॉचेस हैं या फैशंस हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे? आप इग्नोर कर देंगे प्राइस को, आप अपने स्टेटस सिंबल देखेंगे। ओके, so in this way in status symbol goods and goods as ostentation, okay, the law of demand does not work. The exception relates to certain prestige goods, यानी कि प्रेस्टीज के लिए हम ये गुड्स लेते हैं, अपने स्टेटस के लिए लेते हैं, which are used as status symbols. For example diamonds हैं, golds हैं, antiques and paintings हैं, antique paintings हैं। तो ये सब हम कब लेते हैं? चाहे इनका प्राइस हाई हो चाहे इनका प्राइस लो हो। प्राइस हाई होता है ऑलवेज, बट वी ऑलवेज कंज्यूम दैट। Okay, we always demand for it even if the prices are high. Okay, due to the change, due to the prestige they confer upon the possessor, such goods are demanded only because the prices are very high. ओके, उनकी डिमांड ही तब होती है जब उनके प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, तब भी उनकी डिमांड करते हैं। इफ द प्राइस फॉल दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज अ स्टेटस सिंबल। ठीक है, तो हम जब प्राइस ज्यादा होंगे तभी उनको कंसिडर करते हैं स्टेटस सिंबल, और तभी हम उसको कंज्यूम करते हैं। फियर ऑफ शॉर्टेज, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी ये प्राइस कम या डिमांड इसकी प्राइस ज्यादा हो डिमांड कम हो, ये या प्राइस आपके कम हो रहे हो डिमांड ज्यादा हो, ये रूल यानी कि लॉ ऑफ डिमांड आपको ऑपरेट नहीं करेगा जब फियर ऑफ शॉर्टेज है। फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब क्या है? कि हमें ये पता चल गया है कि ये चीज कम होने वाली है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे हमने सुन लिया कि नाउ देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ द वेजिटेबल्स, ठीक है, या गैस सिलेंडर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो हम क्या करेंगे? उसको अगर प्राइस हाइक भी कर रहा है, उसका डबल प्राइस पे भी दे रहे हैं, तब भी हम उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे, जस्ट बिकॉज we know that
फ्यूचर क्या होगा, हो सकता है फ्यूचर में ये हमें ना अवेलेबल हो मार्केट में। सो यहाँ पे भी आपका ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी in the near future they will start buying more and more of that commodity in the current period even if their prices are rising. The consumers demand more due to the fear of further rise in price. For example, during emergencies like war and famines etc., consumers demand goods even at higher prices. Same example है, कोविड का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। Then ignorance, for example, if I am not aware of the prices prevailing in the market, then due to ignorance also I can pay more price. Okay, I can pay more to the higher demand, to the higher price also. Okay, अगर मुझे पता ही नहीं कि क्या higher prices when they are, it means we can buy more of a commodity even at higher prices when they are ignorant of prevailing prices of the market. मुझे नहीं पता कि मार्केट में क्या प्राइस है, मैंने जो सामने वाले का सुना, मैंने कहा ठीक है भाई यही प्राइस है तो मैं बल्क में ले लेता हूँ या ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक है ले लेती हूँ। और उसके बाद क्या होगा कि ड्यू टू ऑफ इग्नोरेंस इट माइट हैपन कि मैं उस पे भी ज्यादा ही पे कर रही हूँ, तो ये हो सकता है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका वर्क नहीं करेगा। ना फैशन रिलेटेड गुड्स, वी ऑल नो दैट्स फैशन, वी जस्ट गो क्रेजी ओवर इट। ओके, तो फैशन में क्या होता है, अगर वो चीज आपको महंगी भी मिल रही है लेकिन आप उसको खरीद लोगे तुरंत, क्यों? क्योंकि इसलिए फॉरन के फॉरन आप उसको खरीद लेंगे जस्ट बिकॉज यू नो इट इज इन फैशन। और अभी इसको क्या है, इसके हाई प्राइसेस पे भी आप इसको खरीदने को तैयार हो जाएंगे। ओके, so for example, if any particular type of dress in fashion, then demand for such dress will increase even if price is rising. Then necessities of life, अब कोई भी चीज ऐसी होती है जो कि आपकी नेसेसिटी है लाइफ की। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, एक मेडिसिन है उसका चाहे प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका वर्क नहीं करेगा बिकॉज इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी लाइक राइस, व्हीट, सॉल्ट, मेडिसिन, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं जो कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका ऑपरेट नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। सो इट इज इन द हेडिंग ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, नाउ चेंज इन वेदर, अब वेदर में भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, उसमें दो ही तीन सेंटेंसेस खाली लिखे हुए हैं। चेंज इन वेदर का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन चेंज इन वेदर। व्हाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल विंटर्स है, विंटर्स में आपको स्वेटर्स पहनना है, जैकेट्स पहनना है, मफलर्स लेना है एंड सो मेनी थिंग्स यू नीड। ओके, तो इफ द प्राइसेस आर इंक्रीज बट स्टिल यू विल मेक अ डिमांड ऑफ दैट। ओके, बहुत से लोग उसका डिमांड करेंगे, क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपको उसी सीजन में उसको यूज करना ही करना है, यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट। अम्ब्रेलाज है, रेनकोट्स हैं, आपको रेनी सीजन में यूज करना ही, तो अगर उसका प्राइस ज्यादा भी होगा देन अगेन यू आर गोइंग टू मेक द डिमांड। So in these situations, the law of demand does not operate. Demand for certain commodities also changes irrespective of any change in the prices. For example, demand for umbrellas increases in rainy season even with the increase in their prices. Okay, I hope आपको सबको रीजन समझ में आ गए होंगे। why, what is law of demand? You have to tell the just give the definition of law of demand, then the diagram of law of demand, that is downward sloping curve, then the assumptions you have to mention, okay, to score well. Then आपका आता है व्हाई दिस ऑपरेट। ओके, तो रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड वो मैंने आपको बता दिए। देन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये भी आपको बता दिए गए, राइट। नाउ द लास्ट इज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड, एंड मार्केट डिमांड का मतलब ऑल द कंज्यूमर्स। तो इसका डिफरेंस बिटवीन है, इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एंड मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, जो हमने पिछले अभी पूरा पढ़ा है ना, ग्राफ भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, तो उसकी कैसे मार्केट डिमांड बनती है और आपकी इंडिविजुअल डिमांड कैसे बनती है, वो सब चीजें यहाँ पे, राइट। इट्स अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर बाय ऑल द कंज्यूमर्स। ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर है, यहाँ पे बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ना में इट मे और मे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है वर्क करे या ना करे, बिकॉज इट इज पॉसिबल इंडिविजुअल कंज्यूमर में डिमांड more even at higher prices. मार्केट डिमांड में क्या है, इट ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, मार्केट में सभी कस्टमर्स आ जाते हैं, ओके, consumers, that is market demand always falls with the rise in price and vice versa। जब प्राइस पूरी मार्केट में कम होगा तभी उतनी ही उसकी डिमांड बढ़ेगी। इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, वेयर एज मार्केट डिमांड इज इफेक्टिवली अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड के हमने फैक्टर्स पढ़े थे, वो कुछ थे यहाँ पे, पॉपुलेशन और साइज ऑफ द पॉपुलेशन, और यू कैन से व्हाट द सीजन, टेस्ट एंड चेंज इन प्रेफरेंसेस, ये सब इसमें और ऐड हो जाता है। सो यू कैन जस्ट मेंशन ओवर देयर। ओके, आई होप
you understand it very well, please tell me in the comment section and do share, like and subscribe my channel. Okay, और next class में हम लोग जो है इसका पढ़ेंगे आगे का chapter, most probably इसमें आपका जो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कर्व्स आपसे पूछे जाते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका नेक्स्ट आपके पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शंस। ओके, सो keep learning, keep growing. Okay, and thank you so much.